गुड मॉर्निंग क्लास 10th। जैसा कि कल हमने पढ़ा था किडनी की संरचना के बारे में, इस तरीके से संरचना थी और किडनी में दो भाग पाए जाते थे। बाहरी भाग को कार्टेक्स और अंदर के भाग को हम मेडुला कहते हैं। यानी एक कार्टेक्स भाग होता है और दूसरा कौन सा भाग होता है? मेडुला भाग होता है। जो मेडुला भाग हैं उसमें शंक्वाकार, शंकु के आकार के पिरामिड पाए जाएंगे, जिसे हम कहते हैं रीनल पिरामिड। ये रीनल पिरामिड हो गया। इसका अगला सिरा रीनल पैपिला कहलाता है और इसको बेस कहते हैं। इसी के बीच बीच में रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी होती हैं और इसी के बीच बीच में रुधिर वाहिनियाँ गई रहती हैं। आगे वाले भाग को पेल्विस कहते हैं और पेल्विस से जुड़ी हुई रचना होती है मूत्र वाहिनी, जो कि किडनी से निकलती है। अब इस किडनी के अंदर पाया क्या जाता है? इस किडनी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। जैसे अगर ये मान लीजिए किडनी है और ये इसका कौन सा भाग है? मेडुलरी पिरामिड वाला भाग है। तो वृक्क नलिका, देखिए वृक्क नलिका ऐसे कीपनुमा भाग होगा, इसका जो अंतिम छोर होगा यहाँ पर पाया जाएगा। ध्यान दीजिए, एक वृक्क नलिका की जब हम संरचना की अध्ययन करेंगे, कीपनुमा भाग, प्यालेनुमा भाग, बोमेन कैप्सूल, बोमेन वैज्ञानिक का नाम है, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, ये कीपनुमा भाग है, डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होगा। यह आगे कुंडलित नलिका में खुलेगा। तो चूंकि बोमेन कैप्सूल के नज़दीक कुंडलित नलिका है, इसलिए इसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। नीचे उतरेंगे अवरोही भुजा में, तो हेनले लूप की अवरोही भुजा कहा जाता है इसे। और टर्न हो गया है, इसका मतलब लूप बना रहा है। जैसे बालों में पिन लगाया जाता है, ऐसे पिन इस संरचना में आप देखे होंगे, ऐसे पिन होता है इस तरीके से। तो बालों की पिन जैसे टर्न हुई रहती है, वैसे ही हेनले लूप भी ऐसे टर्न हुआ रहता है। लूप माने ऐसे टर्न होना, गोल ऐसे बनाना, चूल्हे की आकृति में बन जाना, लूप कहते हैं। हेनले लूप, हेनले भी वैज्ञानिक का नाम है। तो हेनले लूप की अवरोही भुजा, हेनले लूप की आरोही भुजा। इसमें और भी डिवाइडेशन हुआ है, आगे बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि हेनले लूप की मोटी अवरोही भुजा, हेनले लूप की पतली अवरोही भुजा, हेनले लूप की पतली आरोही भुजा, हेनले लूप की मोटी आरोही भुजा। तो ऊपर चढ़ रही है इसलिए इसको आरोही भुजा, नीचे उतर रही है इसलिए इसको अवरोही भुजा कह देंगे। लास्ट में ये खुलेगी कहाँ पर? संग्रह नलिका में जाकर के खुलेगी, यानी ये इसको वृक्क नलिका कहेंगे। बोमेन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप की अवरोही भुजा, हेनले लूप की आरोही भुजा, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। इस बोमेन कैप्सूल में वृक्क धमनी आती है। हमने बताया था कि हृदय से जो निकलती हैं महाधमनी, वो धमनियों में विभाजित होकर के एक नलिका, एक धमनी वृक्क में प्रवेश कर जाती है। किडनी में, दोनों किडनी में एक एक धमनी प्रवेश कर जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? वृक्क धमनी। और फिर बताया गया था धमनी भी पतली पतली शाखाओं में विभाजित होंगी, जिसे धमनिकाएं कहेंगे। तो जब वृक्क धमनी विभाजित होकर के धमनिकाएं बनाती हैं और जो धमनिकाएं रुधिर को बोमेन कैप्सूल में लाती हैं, उस धमनिका का नाम है अभिवाही धमनिका। और यही बोमेन कैप्सूल से निकल करके ये यहीं से वापस भी जाती हैं, रुधिर को बाहर ले जाती हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया अपवाही धमनिका। यानी बोमेन कैप्सूल में रुधिर लाने वाली धमनिका को अभिवाही धमनिका, बोमेन कैप्सूल से रुधिर ले जाने वाली धमनिका को अपवाही धमनिका कहते हैं। ये जो अभिवाही धमनिका है, ये अंदर आकर के बोमेन कैप्सूल में आकर के पतली पतली केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। लगभग 40 से 50 समानांतर केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। धमनिकाएं केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और फिर आकर के, यानी इधर से अगर एक नली है तो इसको अभिवाही धमनिका, पतली शाखाओं में विभाजित हुई, पतली केशिकाओं में विभाजित हुई, तो इसको हम ग्लोमेरुलस कह देते हैं।
इसको हम क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलस, यानी पतली पतली शाखाओं में, कैपिलरी में या केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं तो इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर यहीं से निकल जाएंगी, इसको क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका, पतली पतली शाखाओं में विभाजित होकर के। और जब अपवाही धमनिका होगी तो ये भी अपवाही धमनिका ऐसे पतली पतली केशिकाओं में विभाजित हो जाएंगी और ये केशिकाएं पूरी नलिका को, यानी हेनले लोब की अवरोही भुजा को, हेनले लोब की आरोही भुजा को चारों ओर से ऐसे घेर लेंगी जालनुमा रचना में। जैसे ये मान लीजिए धमनिका है, धमनिका 5 केशिकाओं में बढ़ जाती हैं और पांचों केशिकाएं चारों ओर से इसको क्या कर लेती हैं? घेर लेती हैं और फिर से एक रचना यहाँ पर बनती हैं और आ करके कहाँ पर खुलती हैं? वृक्क शिरा द्वारा, यानी वृक्क शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर बाहर निकल जाता है, वृक्क धमनी द्वारा अंदर आता है, रुधिर को छाना जाता है। ये इतनी रचना जो हमने बताया ये किसकी है? वृक्क नलिका की रचना की। इसका बोमेन कैप्सूल वाला भाग किडनी के कार्टेक्स भाग में उपस्थित रहता है और बाकी जो अवरोही आरोही भुजा और संग्रह नलिका वाला भाग है वो इसके मेडुलरी पिरामिड वाले भाग में पाया जाता है। यहाँ पर एक कटिंग दिखाई गई है। ये कटिंग का क्या मतलब हुआ कि एक और बोमेन कैप्सूल है, एक और अवरोही भुजा है, एक और आरोही भुजा है और ये फिर से संग्रह नलिका में आकर के कनेक्ट हो गई हैं। यहाँ पर जो कटिंग दिखाया गया इसका मतलब एक और नेफ्रॉन है, एक और बोमेन कैप्सूल है वो यहाँ पर आकर के, इसलिए इसको नाम संग्रह नलिका दिया गया कि सारे जो वृक्क नलिका हैं वो ला करके अपना जो है पदार्थ संग्रह नलिका में उड़ेल देंगी और संग्रह नलिका कहाँ पर खुलेगी? बेलिनाई की नलिका, बेलिनाई की नलिका में खुलेंगी और ये बेलिनाई की नलिका इसी पिरामिड के रीनल पैपिली में यहाँ पर आकर के ऐसे खुल जाती हैं। यानी यहाँ पर संग्रह नलिका की ओपनिंग होती है या बेलिनाई नलिका की ओपनिंग होती है और यहीं से एक एक बूंद करके यूरिन जो है इकट्ठा होकर के मूत्राशय द्वारा आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये इतना हो गया वृक्क नलिका की रचना। अब कल बताएंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कैसे होती है। थैंक यू।